नमस्कार दोस्तों, दृष्टि एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आ जाइए सभी लोग। लाइक शेयर कर दें सभी लोग। आवाज आ रही है क्लियर? कमेंट कर दें। आज हम सीटेट 2024 के लिए ईवीएस के इस आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, लाइक शेयर कर दें सभी लोग। आवाज आ रही है क्लियर? कमेंट कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आज का पहला प्रश्न है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? वायु में प्रदूषण किस विधि से फैलता है, बताएं जल्दी से। जब ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण किया जाता है तो किस विधि में से वायु प्रदूषण फैलता है? भूमि की भराई, दूसरा है कंपोस्ट, तीसरा है कृमियों से खाद बनाना और चौथा है भस्म करना। बताएं क्या होगा इसका। ठोस ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में, ये सभी विधियां कौन सी हैं? ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की विधियां हैं ये। ठीक है, तो इनमें वायु प्रदूषण किस विधि से फैलता है? भस्म करने से, उसको जलाने से। ठोस अपशिष्ट पदार्थों को जलाएंगे तो क्या होता है? वायु प्रदूषण फैलता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ठीक है, ध्यान रखें। वीके गुप्ता बिल्कुल सही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तरुण भारत संघ की स्थापना कब हुई थी? बताएं जल्दी से। तरुण भारत संघ 1970, 1975, 1980 या 1985? तरुण भारत संघ क्या है? एक एनजीओ है। इसका कार्य क्या है? जल संरक्षण, जल संरक्षण के लिए कार्य करता है। पुराने तालाब और बावड़ी जो होती हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए इस संघ की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, रायन सिंह ने, जल पुरुष के नाम से। ठीक है, राजस्थान में की थी। कब की थी? 1975 में इसकी स्थापना हुई है। वीके गुप्ता बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपका, निम्नलिखित फसलों में से कौन सा मिट्टी में नाइट्रोजन सामग्री को समृद्ध करेगा? कौन, बताएं। आलू, सूरजमुखी, मटर या जौ? निम्नलिखित फसलों में से कौन सा मिट्टी में नाइट्रोजन सामग्री को समृद्ध करेगा? बताएं जल्दी से, तीसरे का बताएं। निम्नलिखित फसलों में कौन सा मिट्टी में नाइट्रोजन सामग्री को समृद्ध करेगा? तो ये मटर होता है। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। ऑप्शन 3 मटर की फसल। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आपका। हाउस बोट एक प्रकार की लकड़ी का घर होता है। हाउस बोट कहाँ पर पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर में। डल झील में। ठीक है, एक तो ये प्रश्न होता है। तो हाउस बोट एक प्रकार की लकड़ी का घर होता है, यह हमेशा पानी में तैरता रहता है। हाउस बोट की लंबाई लगभग कितनी होती है? बताएं। 15 फीट, 60 फीट, 70 फीट या 80 फीट? 4 का बताएं। रश्मि, तो ये लगभग कितनी लंबाई होती है इसकी? 80 फीट लंबी होती है ये। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। चलिए अगला है, कृत्रिम उपग्रहों के लिए ऊर्जा का कौन सा स्रोत होता है? कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं उनके लिए ऊर्जा का स्रोत कौन होता है? पवन, हाइड्रो, सौर या गतिज? बताएं जल्दी से, 5 का बताएं। रश्मि का सही है।
सी भी सही है, सौर ऊर्जा। ठीक है, कृत्रिम उपग्रहों के लिए ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा होती है। चलिए, अगला है भरली बांगी। भरली बांगी भारत के किस राज्य का एक लोकप्रिय पारंपरिक व्यंजन है? भरली बांगी क्या होती है? बैगन से बना हुआ पकवान होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर लोकप्रिय है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या केरल? बताएं सभी लोग। रश्मि का 5 का सी सही है। छठे का बताएं। भरली बांगी भारत के किस राज्य का एक लोकप्रिय पारंपरिक व्यंजन है? तो ये महाराष्ट्र का है, ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट है आपको चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर आता है। इसके प्रणेता कौन है? बताएं, ये भी पूछ लेता है कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? उत्तराखंड में। ठीक है, किस जिले से प्रारंभ हुआ था? थार रेगिस्तान, पूर्वी घाट, टेहरी गढ़वाल या पश्चिमी घाट? बताएं। तो उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिले से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ध्यान रखें। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? बताएं। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत कौन होता है? जीवाश्म ईंधन दहन, दूसरा है प्राणियों का श्वसन, तीसरा है ज्वालामुखी क्रिया और चौथा है दलदली भूमियाँ। बताएं सभी लोग। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या होता है? जीवाश्म ईंधन होता है, ये दहन होता है। जब जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लाल चींटी की चटनी किस राज्य में लोग प्रसिद्ध है? ये बताएं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड या मध्य प्रदेश? बताएं। 9 का बताएं सभी लोग। तो लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? ये छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखें। ठीक है, अगला है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। आबू धाबी पर एक प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आबू धाबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। इसमें 3 सही होंगे, एक गलत है, तो उसका चयन करना है। पहला है जलवायु गर्म और शुष्क। यहाँ की जलवायु कैसी है? गर्म और शुष्क, तो ये बिल्कुल सही है। आबू धाबी की भाषा अरबी है, ये भी सही है, यहाँ की भाषा अरबी है। दिरहम आबू धाबी की मुद्रा होती है। आबू धाबी की मुद्रा क्या होती है? दिरहम होती है, तो ये भी सही है। पानी की तुलना में पेट्रोल महंगा है, तो पानी की तुलना में पेट्रोल महंगा नहीं है, यहाँ पर पेट्रोल सस्ता है और पानी महंगा होता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। चलिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से केला सांखला संबंधित है? केला सांखला किससे संबंधित है? बाघ संरक्षण से, दूसरा है काले हिरण संरक्षण से, तीसरा है सांप संरक्षण से और चौथा है बिश्नोई जाति से। तो केला सांखला को किस नाम से जाना जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के नाम से जाना जाता है। बाघ संरक्षण के लिए ये कार्य करते थे। ठीक है, अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला है चंडी प्रसाद भट्ट, दूसरा है अमृता देवी, तीसरा है मेधा पाटकर और चौथा है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद ये किस से हैं? किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? चिपको आंदोलन से। अमृता देवी बिश्नोई ये केजड़ी के वृक्ष राजस्थान में बचाने के लिए अपनी जान दी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। ठीक है,
ध्यान रखें। अगला है, किसी अध्यापक के द्वारा यदि आलू, चावल, ब्रेड एवं शक्कर के उदाहरणों का सहारा लिया जाता है तो वह छात्रों को क्या पढ़ाना चाहते हैं, बताएं। आलू, चावल, ब्रेड एवं शक्कर के उदाहरण देकर क्या पढ़ाना चाहते हैं? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज लवण, बताएं। तो ये सभी इसके वसा के उदाहरण हैं। ठीक है, इनमें वसा की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो क्या पढ़ाना चाहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखें सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, कीट भक्षी पौधे उस मृदा पर उगते हैं जिनमें डेडेस कम होता है। कीट भक्षी मतलब शिकारी पौधे, जैसे नेपेंथिस होता है, शिकारी पौधे होते हैं नेपेंथिस। तो कीट भक्षी पौधे उस मृदा पर उगते हैं जिसमें डेडेस कम होता है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर या पोटेशियम। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वहाँ पर कीट भक्षी पौधे मृदा में उग जाते हैं। अगला है, वेलक्रो का प्रयोग निम्न में से कौन सी चीज को एक दूसरे से चिपकाने में नहीं किया जाता है? यहाँ पर नहीं पूछा है, ध्यान रखें। वेलक्रो का आइडिया किसने दिया था? जॉर्ज मेस्ट्रल ने। कब दिया था? 1948 में ये आइडिया आया था इनको। कहाँ पर आया था? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो वेलक्रो का आइडिया दिया था जॉर्ज मेस्टल ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वेलक्रो क्या होता है? चीज़ों को एक दूसरे से चिपकाने के लिए कार्य करता है। कपड़े का, जूते का, बेल्ट का या पेपर, किसको नहीं चिपकाया जा सकता? पेपर को। राइट आंसर हो जाएगा एहतेशाम, बिल्कुल सही है। अगला है, बच्चों की पंचायत भीमा संघ। बच्चों की पंचायत भीमा संघ निम्न में से किस क्षेत्र में कार्य करती है? पहला है जल संरक्षण, दूसरा है वन संरक्षण, तीसरा है खाद्य संरक्षण और चौथा है मृदा संरक्षण। भीमा संघ बच्चों की पंचायत है, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में, जो कि जल संरक्षण के लिए कार्य करती है। ध्यान रखें सभी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को कहा जाता है? नदियों, तालाब आदि में हरे पौधे पाए जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है? प्रवाल, शैवाल, फंगस या अमीबा, बताएं सभी लोग। आरुष गुप्ता, आरुष गुप्ता कहते हैं हम। 17 का बताएं सभी लोग। नदियों, तालाब आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है, काई जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, काई पाई जाती है इसमें। नेक्स्ट है आपका, किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। कोई मिश्रण है, उसमें स्टार्च का पता लगाना है, तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ब्रोमीन द्वारा, आयोडीन द्वारा, फ्लोरीन द्वारा या क्लोरीन द्वारा, बताएं। किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है आयोडीन द्वारा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काला सोना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? काला सोना शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कोयला, ग्रेफाइट, पेट्रोलियम या कार्बन, बताएं सभी लोग। काला सोना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कमेंट करें सभी लोग। एहतेशाम, बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम के लिए। पेट्रोलियम के लिए काला सोने शब्द का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखें। आरुष गुप्ता का भी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न और देख लें, किस भारतीय शहर को दुनिया की योग राजधानी कहा जाता है, माना जाता है? दुनिया की योग राजधानी किसे माना जाता है? नैनीताल, मसूरी, देहरादून या ऋषिकेश, बताएं सभी लोग। लाइक शेयर जरूर करा करें आप लोग, जितने ज़्यादा करेंगे उतने क्लास इम्पोर्टेंट हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो किस भारतीय शहर को दुनिया की योग राजधानी माना जाता है? तो ये ऋषिकेश। कहाँ पे? उत्तराखंड में, उत्तर
ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। आरुष गुप्ता का सही है, एहतेशाम अली का भी सही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी को, नमस्कार।